नमस्कार दोस्तों। माना जाता है कि यूनिवर्स का ओरिजिन 13.8 बिलियन ईयर्स पहले हुआ था। यूनिवर्स जो है वो टाइम, स्पेस, प्लैनेट, स्टार्स, गैलेक्सीज, मैटर और एनर्जी इन सब से बना हुआ है, जिसका स्पेशल साइज अभी तक अननोन है, पर जो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है उसका साइज 93 बिलियन लाइट ईयर्स माना जाता है। इस यूनिवर्स में 100 बिलियन से भी ज्यादा गैलेक्सीज है, जिसमें से हमारी मिल्की वे गैलेक्सी भी एक है। और हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में 100 बिलियन से भी ज्यादा स्टार्स है, जिसमें से एक स्टार हमारा सन भी है, जिसके अराउंड अर्थ रिवॉल्व करती है। पर क्या आप जानते हैं कि यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ? ये सब स्टार्स, प्लैनेट्स, गैलेक्सीज कहां से आए और इनका ओरिजिन कैसे हुआ? इसे एक्सप्लेन करने के लिए साइंटिस्ट ने कुछ थियरीज दी है, जो आज हम इस वीडियो में एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो पहले बात करते हैं स्टेडी स्टेट थियरी की। एक ब्रिटिश कॉस्मोलॉजिस्ट हरमन बॉन्डी, ब्रिटिश एस्ट्रोनॉमर फ्रेड हॉयल और अमेरिकन एस्ट्रोफिजिसिस्ट थॉमस गोल्ड लेट 1940s में इस थियरी को डेवलप करते हैं। स्टेडी स्टेट थियरी के हिसाब से यूनिवर्स का कोई भी रियल बिगिनिंग और रियल एंड नहीं है। यूनिवर्स हमेशा से एग्जिस्ट करता था और हमेशा ही एग्जिस्ट करेगा। इस थियरी का कहना यह है कि यूनिवर्स के एक्सपेंशन के साथ साथ न्यू मैटर भी कंटिन्यूसली क्रिएट होते रहता है। मतलब यूनिवर्स में नंबर ऑफ गैलेक्सीज कांस्टेंट है और जो एम्प्टी स्पेसेस है उन्हें फिल करने के लिए वहां भी गैलेक्सीज कंटिन्यूसली फॉर्म होती रहती है। तो गैलेक्सीज भले ही एक दूसरे से दूर जा रही हो, लेकिन यूनिवर्स का ओवरऑल अपीयरेंस हमेशा सेम ही रहेगा। और तो और इस थियरी में कोई भी इनिशियल पॉइंट ऑफ सिंगुलरिटी या अ पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डेंसिटी एंड टेम्परेचर का कंसेप्ट नहीं है। तो ये थियरी कह रही थी कि यूनिवर्स तो एक्सपांड हो रहा है, लेकिन उसके साथ यूनिवर्स का अपीयरेंस चेंज नहीं होगा। तो 1940 से 1960s तक जो एस्ट्रोफिजिकल कम्युनिटी है वो दो ग्रुप में बढ़ जाती है। एक तरफ द बिग बैंग थियरी के सपोर्टर्स थे, तो दूसरी तरफ स्टेडी स्टेट थियरी के सपोर्टर्स। साथ में ये भी पता चलता है कि 1931 में एल्बर्ट आइंस्टाइन भी यूनिवर्स के स्टेडी स्टेट मॉडल को ही कंसीडर कर रहे थे। मतलब बॉन्डी, हॉयल और गोल्ड के भी कुछ साल पहले, लेकिन बाद में वो ये आइडिया को अबेंडन कर देते हैं। फिर बाद में 1964 में जब कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन की डिस्कवरी होती है, तो उससे द बिग बैंग थियरी का स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिलता है। एक्चुअली सीएमबी रेडिएशन एक तरह से अर्ली यूनिवर्स का स्नैपशॉट है, एक तरह से बिग बैंग का लेफ्ट ओवर रेडिएशन है। इस डिस्कवरी के बाद ही पता चलता है कि यूनिवर्स की एक फाइनाइट एज भी है, जब यूनिवर्स ओरिजिन हुआ था अराउंड 13.8 बिलियन ईयर्स पहले। तो इसलिए बहुत से एस्ट्रोफिजिसिस्ट, एस्ट्रोनॉमर्स और कॉस्मोलॉजिस्ट इस थियरी को रिजेक्ट करते हैं। अब बात करते हैं थियरी ऑफ साइक्लिकल यूनिवर्स की। तो इस थियरी के अनुसार यूनिवर्स जो है वो कंटिन्यूसली इनफाइनाइट साइकिल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन से गुजरता है। हर साइकिल की स्टार्टिंग बिग क्रंच मतलब कॉन्ट्रैक्शन से होती है, जहां यूनिवर्स अपने ही अंदर कोलैप्स कर जाता है। फिर पॉइंट ऑफ सिंगुलरिटी में कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद फिर से बिग बैंग होता है और बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ईयर्स तक यूनिवर्स इसी तरह से एक्सपैंड होते रहता है। एम्ब्रेन थियरी के हिसाब से ये बिग क्रंच और बिग बैंग के बीच के फेज को एक्पैरोटिक फेज कहा जाता है। इसमें एक्स्ट्रा डायमेंशंस का होना जरूरी है। फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग थियरी के हिसाब से एटलीस्ट 10 डायमेंशंस होने चाहिए, जिसमें से 9 स्पेशल डायमेंशंस होने चाहिए और 1 टाइम डायमेंशन। इस थियरी के कंटेक्स्ट में बात करें तो ब्रेन एक तरह का ऑब्जेक्ट या हाइपर सरफेस होता है, जो हायर डायमेंशनल स्पेस में एग्जिस्ट करता होगा। फॉर एग्जाम्पल 3 ब्रेन हमारे करंट 3 डायमेंशनल यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करेगा और 2 ब्रेन किसी 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा, और इसी तरह 4 ब्रेन 4 डायमेंशनल को और 5 ब्रेन 5 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस एक्पैरोटिक फेज में हायर डायमेंशनल स्पेस में जो 2 ब्रेन्स हैं जो अलग अलग यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, वो ग्रेविटेशन की वजह से एक दूसरे से कोलाइड करते हैं। इससे इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, जिसकी वजह से न्यू यूनिवर्स का क्रिएशन और एक्सपांशन होता है। और इसी एनर्जी की वजह से मैटर, रेडिएशन और दूसरे पार्टिकल्स का भी क्रिएशन होता है। यूनिवर्स के इस रैपिड एक्सपांशन फेज को इन्फ्लेशनरी फेज भी कहते हैं। और फिर एक ऐसा पॉइंट आता है जहां एक्सपांशन स्लो हो जाता है और इवेंचुअली ग्रेविटी टेक ओवर कर लेती है। इससे यूनिवर्स फिर से एक सिंगुलरिटी में कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है। तो इस कॉन्ट्रैक्शन से करंट यूनिवर्स का एंड और न्यू यूनिवर्स का बिगिनिंग होने लगता है। और इसी तरह से ये प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपांशन कंटिन्यूसली चलते रहता है। पर इस थियरी की जो की एस्पेक्ट्स हैं, जैसे कि हायर डायमेंशनल कॉस्मोलॉजिकल मॉडल्स और ब्रेन कोलाइजन्स, उन्हें सपोर्ट करने के लिए कोई भी डायरेक्ट ऑब्जर्वेशनल एविडेंस या एक्सपेरिमेंटल डेटा नहीं है। तो इस थियरी को भी वाइडली एक्सेप्ट नहीं किया जाता। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स की जो मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड साइंटिफिक थियरी है, वो है द थियरी ऑफ बिग बैंग की। इस थियरी के हिसाब से यूनिवर्स का ओरिजिन अराउंड 13.8 बिलियन ईयर्स पहले एक एक्सट्रीमली हॉट, डेंस और इन्फिनिटली स्मॉल पॉइंट के एक्सप्लोजन से हुआ था। इस पॉइंट को सिंगुलरिटी भी कहा जाता है। इसी टाइनी पॉइंट ऑफ सिंगुलरिटी से यूनिवर्स का ओरिजिन और एक्सपांशन हुआ, और तभी से यूनिवर्स कंटिन्यूसली कूल और एक्सपैंड होते जा रहा है। इसे थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। तो 13.8 बिलियन ईयर्स पहले सब मैटर, एनर्जी, टाइम और स्पेस
एक एक्सट्रीमली स्मॉल हॉट और डेंस पॉइंट में कॉन्सेंट्रेटेड था, जिसे सिंगुलरिटी कहते हैं, और इस पॉइंट का साइज एक एटम के साइज से भी बहुत कम था। हालांकि नेचर ऑफ सिंगुलरिटी अभी तक एक मिस्ट्री है, क्योंकि जो भी लॉज ऑफ फिजिक्स है वो इस पॉइंट पर अप्लाई नहीं करते, और इसी सिंगुलरिटी में 4 फंडामेंटल फोर्सेस, ग्रेविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और स्ट्रॉन्ग एंड वीक न्यूक्लियर फोर्सेस एक सिंगल फोर्स में कंबाइंड थे। फिर एक एक्सप्लोजन होता है, जिससे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में यूनिवर्स का रैपिड एक्सपांशन होता है, जिसे कॉस्मिक इन्फ्लेशन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन करिए आपके पास एक बलून है जिसका सरफेस यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करता है। उस पर आप कुछ पॉइंट्स को मार्क कर दीजिए जो गैलेक्सीज को रिप्रेजेंट करेंगे। अब जैसे ही आप उसमें एयर फिल करते जाएंगे, वैसे ही उसके सरफेस पर जो पॉइंट्स है वो भी एक दूसरे से दूर होते जाएंगे। इसी तरह से यूनिवर्स के एक्सपांशन की वजह से ही गैलेक्सीज भी एक दूसरे से दूर जा रही हैं और उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ रहा है। हालांकि ये जानना भी ज़रूरी होगा कि ये बिग बैंग वर्ड जो एक्सप्लोशन हुआ था उसे रिफ़र करने के लिए यूज़ नहीं किया जाता, बल्कि स्पेस का जो एक्सपांशन हुआ था और जो आज भी हो रहा है उसे रिफ़र करने के लिए किया जाता है। जब बिग बैंग होता है तो यूनिवर्स में मैटर के साथ साथ एंटी मैटर का भी फॉर्मेशन होता है। एंटी मैटर जो है वो एंटी पार्टिकल्स जैसे कि एंटी प्रोटॉन, एंटी न्यूट्रॉन और पॉजिट्रॉन से बना होता है, और ये एंटी पार्टिकल्स का मास भी अपने मैटर काउंटर पार्ट मतलब प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन जितना ही होता है। बस फर्क सिर्फ इतना होता है कि ये एंटी पार्टिकल्स ऑपोजिट चार्ज कैरी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इलेक्ट्रॉन के एंटी मैटर काउंटर पार्ट को पॉजिट्रॉन कहते हैं, जिसका मास इलेक्ट्रॉन जितना ही होता है, पर जहां एक तरफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज कैरी करता है वहीं दूसरी तरफ पॉजिट्रॉन पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है। तो जब ये मैटर और एंटी मैटर एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, वो एक दूसरे को एनाइलेट करते हैं और उनका मास एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और फोटॉन्स के फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है। तो जैसे जैसे ही यूनिवर्स एक्सपांड और कूल होते गया, मैटर और एंटी मैटर भी एक दूसरे को कंटिन्यूअसली एनाइलेट करते गए, लेकिन कुछ सरप्लस मैटर रह जाता है जिसे बेरियन एसिमेट्री या मैटर एंटी मैटर एसिमेट्री भी कहा जाता है। हालांकि ये आज भी फिजिक्स में मोस्ट सिग्निफिकेंट अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज है कि अर्ली यूनिवर्स में मैटर और एंटी मैटर के बीच में एसिमेट्री क्यों थी या कैसे हुई। अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ कि क्यों मैटर एंटी मैटर से ज्यादा था। जो भी सरप्लस मैटर था जो एनाइलेट नहीं हुआ, उसी से आज यूनिवर्स में जो भी विजिबल मैटर है जैसे कि स्टार्स, प्लैनेट्स, गैलेक्सीज, ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ बनी हुई है। जब बिग बैंग होता है तो यूनिवर्स का टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है कि किसी भी एटम्स का फॉर्मेशन हो पाना भी इम्पॉसिबल होता है। तो इनिशियली कॉस्मिक इन्फ्लेशन के फेज में यूनिवर्स एक सुपर हॉट, डेंस और यूनिक स्टेट ऑफ मैटर से बना हुआ था, जिसे क्वार्क, ग्लूऑन, प्लाज्मा कहते हैं। मतलब यूनिवर्स क्वार्क्स और ग्लूऑन से बना हुआ था। तो जैसे जैसे यूनिवर्स का एक्सपांशन होते गया, वैसे वैसे ही यूनिवर्स का टेम्परेचर भी कम होते गया। तो इससे क्वार्क्स और ग्लूऑन्स कंबाइन होकर सब एटॉमिक पार्टिकल्स जैसे कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बनते हैं, जो सब्सिक्वेंटली एटॉमिक न्यूक्लियाई बनते हैं। इस प्रोसेस को न्यूक्लियोसिंथेसिस भी कहा जाता है। तो बिग बैंग के अराउंड 1 सेकंड बाद यूनिवर्स में हाई टेम्परेचर की वजह से न्यूक्लियोसिंथेसिस होता है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन न्यूक्लियाई और हीलियम न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होता है, जो मैटर के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं अर्ली यूनिवर्स में। पर अभी भी हाइड्रोजन न्यूक्लियाई और हीलियम न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होता है, ना कि स्टेबल हाइड्रोजन और हीलियम एटम्स का, क्योंकि यूनिवर्स का टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हाइड्रोजन और हीलियम न्यूक्लियाई के साथ कंबाइन नहीं हो पाते थे। एक्चुअली फोटॉन्स इतनी ज़्यादा एनर्जी कैरी करते थे कि वो इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन से अलग कर देते थे, तो हाइड्रोजन और हीलियम जैसे स्टेबल एटम्स फॉर्म ही नहीं हो पाते थे। और बिग बैंग के अराउंड 3,80,000 ईयर्स बाद यूनिवर्स इतना कूल हो जाता है कि इवेंचुअली ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन होकर न्यूट्रल एटम्स बनते हैं। इस इवेंट को रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। इस रिकॉम्बिनेशन एरा में फोटॉन्स की एनर्जी बहुत कम हो जाती है, जिसकी वजह से स्टेबल एटम्स फॉर्म हो पाते हैं, और इस इवेंट के बाद ही फोटॉन्स स्पेस में फ्रीली ट्रैवल कर सकते थे। एक्चुअली इस रिकॉम्बिनेशन के पहले यूनिवर्स एक हॉट और डेंस प्लाज्मा के जैसा था, जिसमें चार्ज पार्टिकल्स कॉन्स्टेंटली फोटोन पार्टिकल्स को स्कैटर करते थे, जिसकी वजह से यूनिवर्स ओपेक था, मतलब लाइट इजीली पास नहीं हो सकती थी। लेकिन रिकॉम्बिनेशन के बाद फोटॉन्स स्पेस में बिना स्कैटरिंग के फ्रीली ट्रैवल कर सकते थे और यूनिवर्स ओपेक से ट्रांसपेरेंट होने लगता है। और ये फोटॉन्स जो उस वक्त एमिट हुए थे वो आज भी कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन के फॉर्म में देखे जा सकते हैं।
इस CMB रेडिएशन को फर्स्ट टाइम 1964 में डिटेक्ट किया गया था, जो बिग बैंग थियरी का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एविडेंस है। अर्ली यूनिवर्स की बात करें तो ऑर्डिनरी मैटर के साथ साथ एक मिस्टीरियस टाइप का मैटर भी फॉर्म होता है, जिसे डार्क मैटर कहते हैं। इसे डार्क मैटर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये लाइट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस के साथ इंटरेक्ट नहीं करता। मतलब डार्क मैटर ना लाइट एमिट करता है, ना लाइट को एब्सॉर्ब करता है और ना ही लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। डार्क मैटर का कंसेप्ट तब आता है जब साइंटिस्ट गैलेक्सीज और सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के मूवमेंट को ऑब्जर्व करते हैं। साइंटिस्ट मानते हैं कि विजिबल मैटर से जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस मिलते हैं वो एक्सपेक्टेड से कम है, और सिर्फ वो काफ़ी नहीं है, कोई और भी इनविजिबल मैटर होना चाहिए जो ऑब्जर्वेशन से छुपा हुआ है और जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस के द्वारा गैलेक्सीज के मूवमेंट और स्ट्रक्चर्स को इन्फ्लुएंस करता है। तो ये इनविजिबल मैटर को साइंटिस्ट डार्क मैटर का नाम दे देते हैं। ट्रेडिशनल टेलीस्कोप्स या कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बेस्ड मेथड्स लाइक एक्स रेज या गामा रेज से इस डार्क मैटर को डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। डार्क मैटर सिर्फ ग्रेविटी से इंटरेक्ट करता है, जिसकी वजह से इसे डायरेक्टली डिटेक्ट कर पाना मुश्किल है। डार्क मैटर एटम्स या ऑर्डिनरी पार्टिकल से नहीं बना होता, बल्कि ये एक तरह से हाइपोथेटिकल एलिमेंट्री पार्टिकल से बना होता है, जो प्राइमरीली ग्रेविटी और वीक न्यूक्लियर फोर्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं। और यूनिवर्स का मास एनर्जी कंटेंट अराउंड 27% इस डार्क मैटर से बना हुआ है। तो इनिशियली यूनिवर्स के एक्सपांशन और कूलिंग के साथ ये डार्क मैटर पार्टिकल्स की वजह से कुछ रीजन्स ज्यादा डेंस होने लगते हैं, और ये हाई डेंस रीजन्स ग्रेविटी की वजह से अपने आसपास के रीजन से और ज्यादा डार्क मैटर को पुल करते हैं, जिसकी वजह से इन रीजन्स में डार्क मैटर का मास और डेंसिटी और ज्यादा बढ़ने लगती है। इससे डार्क मैटर हेलोस का फॉर्मेशन होता है। डार्क मैटर हेलोस स्पेस में वास्ट और इनविजिबल रीजन्स होते हैं, जहां डार्क मैटर ग्रेविटेशनल पुल की वजह से बहुत ज्यादा क्वांटिटी में कॉन्सेंट्रेट या गैदर होने लगता है। इन डार्क मैटर हेलोस का गैलेक्सीज के फॉर्मेशन और इवोल्यूशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। डार्क मैटर हेलोस में ऑर्डिनरी मैटर भी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से एक्यूमुलेट होने लगता है, और जब ये मैटर एक सर्टेन डेंसिटी तक पहुंचता है वो अपने आप में ही ग्रेविटी की वजह से कोलैप्स हो जाता है, जिसकी वजह से प्रोटोगैलेक्टिक क्लाउड्स, जिसे प्रोटोगैलेक्सीज भी कहा जाता है, उसका फॉर्मेशन होता है। इसी कोलैप्स के दौरान प्रोटोगैलेक्सीज के अंदर स्टार्स, गैस और डस्ट का फॉर्मेशन होता है। फिर बाद में इन प्रोटोगैलेक्टिक क्लाउड्स में कुछ रीजन्स जो ज़्यादा डेंस होते हैं वहाँ गैस और डस्ट ज़्यादा एक्यूमुलेट होने लगता है, जिसकी वजह से ये रीजन्स और ज़्यादा डेंस होने लगते हैं और नेबुला का फॉर्मेशन होता है। जब डेंसिटी और ज़्यादा बढ़ने लगती है तो ये नेबुला भी ग्रेविटी की वजह से कोलैप्स कर जाता है और गैस और डस्ट एक सेंट्रल रीजन में आकर एक्यूमुलेट होते हैं। जब इस सेंट्रल रीजन में टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ने लगते हैं तो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन स्टार्ट होते हैं, जिससे प्रोटोस्टार बनते हैं। जब प्रोटोस्टार के कोर में टेम्परेचर और प्रेशर न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए सफिशिएंट हो जाते हैं तो ये प्रोटोस्टार एक स्टार बन जाता है। माना जाता है कि फर्स्ट स्टार्स बिग बैंग के अराउंड 100 मिलियन ईयर्स बाद बने थे। स्टार्स मेनली हाइड्रोजन एंड हीलियम से बने होते हैं, तो न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से इन स्टार्स में हाइड्रोजन और हीलियम जैसे लाइटर एलिमेंट से हेवियर एलिमेंट्स जैसे कि कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन का फॉर्मेशन होता है, जो आज यूनिवर्स में प्रेजेंट है। और यही एलिमेंट से प्लैनेट्स, मून्स और लाइफ का भी फॉर्मेशन होता है। इसी न्यूक्लियर रिएक्शंस की वजह से स्टार हीट और लाइट प्रोड्यूस कर पाता है। ये डार्क मैटर हेलोस टाइम के साथ साथ ग्रो और मर्ज भी कर सकते हैं, जिसकी वजह से क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज बनते हैं। अब बात करते हैं कि प्लैनेट्स कैसे बनते हैं। तो जब एक स्टार बनता है तो उसके सराउंडिंग में स्टार के फॉर्मेशन प्रोसेस के वक्त जो गैस और डस्ट का लेफ्ट ओवर मैटर है उससे एक प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क बनती है। इस डिस्क के अंदर डस्ट और डेब्रिस पार्टिकल्स एक्यूमुलेट होकर क्लम्प्स बनते हैं। ये क्लम्प्स भी ग्रेविटी की वजह से एक दूसरे को अट्रैक्ट करके प्लैनेटेसिमल्स बनते हैं। ये प्लैनेटेसिमल्स एक छोटे एस्टेरॉइड्स या कॉमेट की तरह होते हैं। जैसे जैसे इन प्लैनेटेसिमल्स का साइज बड़ा होते रहता है उनका ग्रेविटेशनल फोर्स भी बढ़ते रहता है, जिसकी वजह से वो सराउंडिंग रीजन्स में से और ज़्यादा मैटर को एक्यूमुलेट करते हैं। उसके बाद ये प्रोटोप्लैनेट्स बनते हैं। ये प्रोटोप्लैनेट्स फिर अपने आसपास के डेब्रिस को भी अट्रैक्ट करके अपने फाइनल साइज और स्ट्रक्चर तक पहुंचते हैं। इसमें इतना ज़्यादा मैटर एक्यूमुलेट हो चुका होता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से मैटर सेंटर की ओर अट्रैक्ट होने लगता है, जिसकी वजह से इसका सॉलिड कोर बनता है। और साथ ही साथ में ये प्रोटोप्लैनेट के आउटर लेयर्स में गैस और दूसरे लाइटर एलिमेंट्स भी एक्यूमुलेट होने लगते हैं, जिसकी वजह से इनका मास और साइज और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। इस प्रोसेस से प्रोटोप्लैनेट के कोर और एटमॉस्फेयर डेवलप होते हैं और फिर बाद में वो प्लैनेट बनता है। हालांकि ये प्लैनेट फॉर्मेशन का प्रोसेस स्टार के कैरेक्टरिस्टिक्स, डिस्क कंपोजिशन और सराउंडिंग एनवायरनमेंट पे भी डिपेंड करता है। तो इस वजह से अलग अलग टाइप के प्लैनेट्स भी बनते हैं, लाइक अर्थ जैसे रॉकी प्लैनेट्स और जुपिटर जैसे गैस जायंट्स। कॉस्मिक इन्फ्लेशन के बाद यूनिवर्स का एक्सपांशन तो हो रहा था, लेकिन एक्सपांशन का रेट स्लो था। फिर बिग बैंग के अराउंड 7.7 बिलियन ईयर्स बाद यूनिवर्स का एक्सीलरेटेड एक्सपांशन होने लगता है।
एक्चुअली 1990s में साइंटिस्ट को ये पता चलता है कि यूनिवर्स का एक्सपांशन स्लो नहीं हो रहा, जो कि ग्रेविटी की वजह से होना चाहिए, बल्कि यूनिवर्स का एक्सपांशन एक्सेलरेट हो रहा है। तो वो ये क्वेश्चन करते हैं कि ये एक्सेलरेटेड एक्सपांशन क्यों या किसकी वजह से हो रहा है। इसे एक्सप्लेन करने के लिए वो डार्क एनर्जी का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं। स्पेस में डार्क एनर्जी एक मिस्टीरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो एंटी ग्रेविटी का काम करती है। इसी डार्क एनर्जी की वजह से गैलेक्सीज एक दूसरे से एक्सेलरेटेड स्पीड से दूर जा रही हैं। एक तरफ ग्रेविटी मैटर और एनर्जी को अट्रैक्ट करती है, तो डार्क एनर्जी एकदम ऑपोजिट वे में बिहेव करती है। डार्क एनर्जी एक रिपल्सिव फोर्स प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से स्पेस ही स्ट्रेच और एक्सपांड हो रही है। करंट एस्टिमेट के अकॉर्डिंग यूनिवर्स जो है वो 68% डार्क एनर्जी, 27% डार्क मैटर और अराउंड 5% जितना ही ऑर्डिनरी मैटर से बना हुआ है। यूनिवर्स का एग्जैक्ट साइज तो अभी तक अननोन है, लेकिन जो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है उसका साइज 93 बिलियन लाइट ईयर्स इन डायमीटर बताया जाता है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि स्पीड ऑफ लाइट फाइनाइट होती है, अराउंड 1,86,282 माइल्स पर सेकेंड। लेकिन स्पेस जो है वो स्पीड ऑफ लाइट से भी ज़्यादा की स्पीड से एक्सपैंड हो रही है। तो फाइनाइट स्पीड ऑफ लाइट की वजह से हम एक सर्टेन डिस्टेंस तक ही ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं। इस लिमिट को जहाँ तक हम देख सकते हैं उसे कॉस्मिक हॉराइजन भी कहते हैं। जो ऑब्जेक्ट्स कॉस्मिक हॉराइजन से दूर हैं उनकी लाइट अभी हम तक पहुंची नहीं है, तो उन्हें हम नहीं देख सकते। और ये भी हो सकता है कि हम उन ऑब्जेक्ट्स को कभी देख ही ना पाए, क्योंकि वो हमसे लाइट की स्पीड से भी ज़्यादा स्पीड से दूर जा रहे हैं और इसीलिए उनकी लाइट हम तक कभी पहुंचेगी ही नहीं। तो इसी के साथ हम वीडियो ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि सोलर सिस्टम और अर्थ का फॉर्मेशन किस तरह से हुआ था। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।